कल जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। तो फिलहाल आज एनालिटिकल रीजनिंग का लास्ट डे है। आज एनालिटिकल रीजनिंग की संपूर्ण सेवा समाप्त होगी। जैसे हमने नॉन वर्बल रीजनिंग की संपूर्ण सेवा समाप्त करी है ना, पहले हमने नॉन वर्बल रीजनिंग को समाप्त किया, वैसे ही आज रीजनिंग का दूसरा पार्ट जो कि खत्म होने जा रहा है, दैट इज एनालिटिकल रीजनिंग, आज इसका लास्ट डे है। ठीक है, तो आज फाइनली 2 पार्ट रीजनिंग के खत्म हो जाएंगे, बस फिर इसके बाद एक ही पार्ट बचा है, वर्बल रीजनिंग। ठीक है, वर्बल रीजनिंग, जो भी वर्बल रीजनिंग के चैप्टर्स आपके बचे होंगे। ठीक है, तो नॉन वर्बल और एनालिटिकल ये 2 बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन रीजनिंग के खत्म होने जा रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी। तो एनालिटिकल रीजनिंग में हमने अजम्पशन पढ़ लिया, आर्गुमेंट पढ़ लिया, कॉज एंड इफेक्ट पढ़ लिया, कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ लिया, स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ लिया और असर्शन रीजन पढ़ लिया। ये 6 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिए। कितने चैप्टर पढ़ लिए? 6 चैप्टर पढ़ लिए। और आज हम पढ़ेंगे 7वां चैप्टर एनालिटिकल रीजनिंग का, जो कि लास्ट टॉपिक है, डिसीजन मेकिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में हमने अजम्पशन पढ़ लिया, आर्गुमेंट पढ़ लिया, कॉज एंड इफेक्ट पढ़ लिया, कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ लिया, स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ लिया और असर्शन रीजन पढ़ लिया। ये 6 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिए। कितने चैप्टर पढ़ लिए? 6 चैप्टर पढ़ लिए। और आज हम पढ़ेंगे 7वां चैप्टर एनालिटिकल रीजनिंग का, जो कि लास्ट टॉपिक है, डिसीजन मेकिंग, है ना। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग बेसिकली बाबू कोई चैप्टर नहीं है। डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेना। आज आप निर्णय लेना सीखोगे और ये बहुत ही इजी टॉपिक है। ये समझ लो, पहले एक क्लरिकल जो एग्जाम हुआ करते थे उन एग्जाम्स में ये टॉपिक आया करता था, लेकिन आजकल तो ये टॉपिक नहीं पूछा जा रहा है ना। आजकल ये टॉपिक नहीं पूछा जा रहा है। किसका? डिसीजन मेकिंग का, निर्णय लेने का। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, निर्णय लेना। ठीक है जी, हाँ। आपने कल क्वेश्चन कराया था, आंसर बी बताया था, पर बुक में ए दिया है आंसर। कौन सा क्वेश्चन था? जरा मुझे क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ के बताओ मुझे, कौन सा क्वेश्चन था। हो सकता है हमने कुछ गलत करा दिया हो कल फ्लो में, है ना, हो सकता है। मेरे को बताओ वो कौन सा क्वेश्चन था, क्योंकि कल वाले क्वेश्चन साइंस वाले बेसिस पे थे। तो हम रीजनिंग पढ़ाते हैं तो साइंस में थोड़ा हाथ हमारा तंग हो सकता है, लेकिन हमने पूरी कोशिश करी थी सब कुछ सही बताने की कल आपको, और आपने कल सब कुछ सही भी चीजें पढ़ी। बताओ मेरे को कौन सा क्वेश्चन था वो, जो आपको लग रहा है कि बुक में आंसर कुछ और है और मैंने आंसर कुछ और बताया है। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, ये क्या चीज है डिसीजन मेकिंग? बेटा डिसीजन मेकिंग कुछ नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जब हम लोग, है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बेटा बुक का कंटेंट देखो, कंटेंट से लेना देना है तुम्हें, और किसी चीज से लेना देना नहीं है, बेटा। हाँ बेटा, 2 दिन से यूट्यूब वाली क्लास इसलिए नहीं हो पा रही है कि कुछ कारण है जिसके वजह से यूट्यूब वाली क्लास नहीं चल पा रही है। इन्फ्लेशन, हाँ जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जब आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, क्या हम ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है ना। 4th क्वेश्चन है सर इन्फ्लेशन वाला। मैं देखता हूं 4th क्वेश्चन कौन सा था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस चैप्टर में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। चौथा जो क्वेश्चन था इन्फ्लेशन वाला, चौथा, एक सेकेंड, कल की क्लास पीएनजी कहाँ गई बाबू? कल की क्लास पीएनजी ये रही। चौथा क्वेश्चन था, इंडिया इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, भारत महंगाई की समस्या से जूझ रहा है। वी हैव फेल्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ ब्लैक मनी। हाँ, इसका देखो ए और बी दोनों ही ऑप्शन लगभग एक जैसे हैं, तो हमने बुक में ऑप्शन नहीं दिया। ए तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ब्लैक मनी ही एक मुख्य कारण नहीं है। ठीक है, एक बार देखूं मैं ब्लैक मनी वाला है। चलो, तो हालांकि ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऊपर नीचे हो सकता है। कहाँ गया कथन, अभी कथन और कारण, पेज नंबर 548, पेज नंबर 548, पेज नंबर 548 पे कहाँ है क्वेश्चन? ये और आर याद होना सकते हैं। आर की सही व्याख्या ना, भारत काले धन की वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति की समस्या का सामना कर रहा है, क्योंकि कालाबाजारी करने वाले जिन्होंने काले धन को संचित किया है वे अवैध रूप से इसका उपयोग उपभोक्ता वस्तुओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए कर रहे हैं। साथ ही खाद्यान्नों की जमाखोरी, कृत्रिम कमी पैदा करने के लिए, कीमतों में वृद्धि के लिए और फिर उन्हें भारी मुनाफे पर बेचने के लिए कर रहे हैं। चलो, तो देखो ये, हाँ,
ठीक है, जो कल की क्लास में हमने चौथा क्वेश्चन कराया था उसका ऑप्शन ए कर लेना करेक्ट, ऑप्शन ए। मैंने बी बताया था ना, बी नहीं बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट है। बुक में, मेरी बुक में सही एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एकदम परफेक्ट है। हाँ जी, एक्सप्लेनेशन एकदम सही है। एक्चुअली देखो, मैंने कल आपको क्या बताया था कि किसी भी परिणाम के कई कारण होते हैं, कोई एक कारण तो होता नहीं है, कई मल्टीपल रीजंस होते हैं। तो उन मल्टीपल रीजंस में से हमें ये देखना था कि वन ऑफ द मेन रीजन है कि नहीं है। तो मुख्य कारणों में से वो भी एक मुख्य कारण ही है कालाबाजारी, है ना। भारत महंगाई की समस्या से जूझ रहा है, कई कारण है, लेकिन उनमें से एक मुख्य कारण कालाबाजारी भी है, क्योंकि कालाबाजारी के चलते भारत में वो जो पैसा है वो इधर उधर लगा हुआ है और मक्खी में परेशान करती है। हाँ जी, तो वो सही है, उसको ये मान लेते हैं। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, डिसीजन मेकिंग चैप्टर में, ठीक है, करना क्या है, हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना और कुछ चेक नहीं करना। जैसे मान लो हम कोई फॉर्म भरते हैं, है ना। अच्छा ये बताओ, हम कोई फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद हम फॉर्म कब भरते हैं? जैसे आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म कब भरते हो? पहले नोटिफिकेशन पढ़ते हो, तभी तो एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरते हो। जब आप नोटिफिकेशन पढ़ते हो तो आप ये देखते हो कि आप एलिजिबल है कि नहीं है, आपकी एज एलिजिबल है, आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबल है, ठीक है, और आपके जो भी चीजें हैं और भी जो क्राइटेरिया दे रखा है, आप उस क्राइटेरिया के लिए फॉलो करते हैं कि नहीं करते। कोई भी फॉर्म हम तब भरते हैं जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं, तब जाके हम उस फॉर्म को भरते हैं, वरना बिना उसके हम फॉर्म नहीं भरते। बात समझ रहे हो मेरी? तो फॉर्म तभी भरा जाएगा जब हम एज, क्वालिफिकेशन, ये सारी क्राइटेरिया को चेक कर लेंगे। तो यही है इस चैप्टर के अंदर। जैसे इस चैप्टर में क्या होगा, एक जॉब निकलेगी, क्या एक वैकेंसीज होगी, मतलब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें दे रखेंगे और फिर हमें ना इंडिविजुअल पर्सन की डिटेल दी जाएगी और हमें बस उस पर्सन की डिटेल को पढ़कर ये बताना है क्या ये इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लो एसएससी सीजीएल के फॉर्म निकले हैं, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन है, मान लो रोहित, तो आपको ये बताना है, रोहित के बारे में पता करके रोहित की उम्र आपको पूछनी है, रोहित की क्वालिफिकेशन पूछनी है और रोहित का और भी आपको पर्सनल डेटा लेना है। फिर आप ये डिसाइड करोगे कि रोहित सीजीएल का फॉर्म भर पाएगा नहीं भर पाएगा। तो पहले तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ोगे, फिर आप रोहित की डिटेल पढ़ोगे, फिर आप ये डिसाइड करोगे कि रोहित फॉर्म भरने लायक है कि नहीं है। बस यही है इस पूरे चैप्टर के अंदर, और इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो? और इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। जरा देखते हैं कि किस तरीके से, है ना, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे, ये देखते हैं जरा। देखो, अब आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक उम्मीदवार का विवरण दिया गया है, आपको दी गई जानकारी और ऊपर दी गई शर्तों और उपशर्तों। देखो, कुछ शर्त होंगी हमारे पास और कुछ होंगी उपशर्त, के आधार पर कार्यवाही करनी है और अपने जवाब के रूप में कार्यवाही के उस संख्या को चिन्हित करना है। आपको प्रत्येक प्रश्न में दी गई जानकारी के अलावा कुछ भी मानना नहीं है। ये सभी मामले आपको 1 जनवरी 2010 तक के दिए गए हैं, 1 जनवरी 2010 तक, ठीक है जी। तो अब आपको क्या दिया गया है, शर्त और उपशर्त। बेटा ये है, ये रही शर्त और उपशर्त। शर्त क्या है, फॉलोइंग आर द कंडीशन फॉर सेलेक्टिंग मैनेजमेंट ट्रेनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ट्रेनी बनने की कुछ शर्त दे रखी है। एक ऑर्गेनाइजेशन में बेटा मैनेजमेंट ट्रेनी बनने की ना, मैनेजमेंट ट्रेनी बनने की कुछ शर्त हमें दे रखी है। क्या दे रखी है? मैनेजमेंट ट्रेनी बनने की कुछ शर्त हमें दे रखी है। समझ रहे हो? मैनेजमेंट ट्रेनी बनने की शर्त दे रखी है, मैनेजमेंट ट्रेनी बनने की शर्त हमें दे रखी है, ठीक है। क्या क्या शर्त है? पहली शर्त यह है कि कम से कम 60% अंक के साथ स्नातक होना चाहिए, बी अ ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। मतलब मैनेजमेंट ट्रेनी तभी बन सकता है, पहली शर्त क्या है कि ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, है ना। ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? बी नॉट लेस देन 21 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 28 ईयर्स ऑन 1 जनवरी 2010। दूसरी शर्त यह है कि भैया बी नॉट लेस देन 21 ईयर्स, मतलब 21 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, 21 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, और नॉट मोर देन 28 ईयर्स, और 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि उसकी जो उम्र है 1 जनवरी 2010 को ना तो 21 से कम होनी चाहिए ना 28 से ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि पहला है क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है एज,
कि उसकी एज कम से कम 21, ज्यादा से ज्यादा 28 साल की होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, बी रेडी टू पे 50,000 एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। बेटा वो तैयार रहे 50,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए, 50,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए तैयार रहे, ये तीसरी कंडीशन है ना, तीसरी कंडीशन है। चौथी कंडीशन क्या है, हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 40% मार्क्स इन द सेक्शन सिलेक्शन एग्जामिनेशन। चयन परीक्षा में कम से कम 40% अंक प्राप्त किए गए हैं। मतलब जो उसका चयन परीक्षा है, जो सिलेक्शन एग्जामिनेशन है, उसमें कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। अच्छा, पांचवी कंडीशन क्या है, हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू। जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उसमें कम से कम 50% मार्क्स आने चाहिए। तो बेटा मैनेजमेंट ट्रेनी बनने की कितनी शर्त दे रखी है, 5। तो जो बच्चा इन 5 शर्तों को फॉलो करेगा, जो बच्चा इन 5 कंडीशन को फुलफिल करेगा, वो बच्चा मैनेजमेंट ट्रेनी बन जाएगा। समझ रहे हो? तो यही डिसीजन मेकिंग है कि आपको डेटा दिया गया है और उस डेटा के आधार पे आपको डिसाइड करना है कि ये बच्चा मैनेजमेंट ट्रेनी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। उन 5 कंडीशन को मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। बेटा पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो उसकी उम्र है वो 21 और 28 साल है ना, 21 साल से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 28 साल की होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि 50,000 रुपए भरने के लिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए तैयार है। चौथी कंडीशन क्या है कि जो सिलेक्शन टेस्ट है, सिलेक्शन जो टेस्ट है उसमें कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, 50 से ज्यादा भी होंगे तो चलेगा। पांचवी कंडीशन क्या है कि जो पर्सनल इंटरव्यू है उसमें कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। पर्सनल इंटरव्यू में कम से कम, अच्छा उल्टा मैंने कर दिया, इसमें तो है 40% मार्क्स सिलेक्शन एग्जामिनेशन में, और इंटरव्यू में चाहिए कम से कम 50% मार्क्स। इंटरव्यू में कम से कम 50% मार्क्स। ठीक है जी, हाँ जी। अब यहाँ पे ये 5 शर्त है मैनेजमेंट ट्रेनी बनने के लिए, लेकिन यहाँ पे 2 ना उप शर्त भी दे रखी है, 2 सब कंडीशन दे रखी है। जैसे मान लो कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कभी कभी पता है क्या होता है, कभी कभी जैसे होता है, मान लो कि मेरे ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं है, लेकिन मेरे बाकी सब में सारी कंडीशन फॉलो कर रहा हूं मैं सिर्फ कोई एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन बाकी सारी कंडीशन फॉलो कर रहा हूं, तो ना रियायत दी जाती है। क्या दी जाती है बेटा, रियायत दी जाती है, उसको बोलते हैं उप शर्त। तो यहाँ पे भी कुछ उप शर्त दी गई है। ऐसे उम्मीदवार के मामले जिसने उपरोक्त सभी शर्तों को पूरा किया है, सिवाय किसके, सिवाय पहली शर्त के। मतलब अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सारी शर्तें मानी है सिवाय पहली शर्त के, है ना, यानी कि उसके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं, तो उसको एक रियायत दी जा रही है। क्या रियायत दी जा रही है, वो रियायत ये दी जा रही है कि हैज सिक्योर्ड एटलीस्ट 65% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो रियायत ये है, इसके बदले में उसने क्या किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम उसके 65% अगर है, इसके बदले अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% है, तो द केस इज टू बी रेफर्ड टू द जीएम पर्सनल। तो इस बच्चे का जो केस है ना वो जीएम को भेज दिया जाएगा, इस बच्चे का केस जीएम को भेज दिया जाएगा। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि ये बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, ये मैनेजमेंट ट्रेनी बन जाएगा, हम ये नहीं कह रहे। ये बच्चे जो है ये जीएम के पास भेज दिया जाएगा, इस बच्चे को जीएम के पास रेफर कर दिया जाएगा। कौन सा बच्चा, जिसने ये सारी कंडीशन फॉलो कर ली, इसकी जगह ये वाली कंडीशन फॉलो करी, मतलब ग्रेजुएशन में नहीं है 60, लेकिन उसकी जगह पोस्ट ग्रेजुएशन में 65 है, तो वो बच्चे को हम कहां भेज देंगे, जीएम के पास भेज देंगे। ठीक है। अच्छा, एक और सब कंडीशन दे रखी है यहाँ पर, एक और सब कंडीशन दे रखी है एट थर्ड, एक उप शर्त बेटा तीसरी कंडीशन पे भी है। मतलब एक ऐसा बच्चा जिसने सारी कंडीशन फॉलो करी है सिवाय तीसरी के, मतलब वो 50,000 का बॉन्ड नहीं भर सकता, लेकिन इसकी उपशर्त क्या है, बट इज रेडी टू साइन अ बॉन्ड फॉर 1 ईयर, द केस इज टू बी रेफर्ड टू ईडी पर्सनल। ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, 50,000 रुपए नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, लेकिन वो एक बॉन्ड को साइन करने के लिए तैयार रहे, 1 साल का बॉन्ड साइन करने के लिए तैयार रहे, 1 ईयर, है ना, बॉन्ड साइन कर दे 1 साल का। तो फिर ये जो बच्चे का केस है, हम ये नहीं कह रहे ये सेलेक्ट हो गया, अब इस बच्चे को हम ईडी के पास भेज देंगे। किसके पास भेज देंगे, ईडी के पास भेज देंगे। जीएम यहाँ पे जनरल मैनेजर हो सकता है ना, तो हम ये केस ईडी को भेज देंगे। तो अब आप समझ गए कि बेटा मैनेजमेंट ट्रेनी की शर्तें कितनी दे रखी हैं, 5। अगर कोई बच्चा इन 5 शर्तों को लागू करेगा तो वो बच्चा मैनेजमेंट ट्रेनी बन जाएगा। अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जिसने सारी शर्त लागू कर ली सिर्फ पहली को छोड़कर, बट उसकी जगह पीजी में 65% है, तो ये केस जीएम को भेज दिया जाएगा। कोई एक ऐसा बच्चा है जिसने सारी शर्त लागू करी है सिर्फ तीसरी को छोड़कर, लेकिन तीसरी की जगह वो 1 साल का बॉन्ड करने के लिए तैयार है, तो उस बच्चे का केस ईडी को भेज दिया जाएगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा बच्चे का। चलिए, अब यहाँ पर एक बच्चा है सोहन अवस्थी जी हैं। सोहन अवस्थी जी के बारे में एक जानकारी आपको मिली है। अब ये जानकारी पढ़ के आप ये बताओ सोहन अवस्थी के लिए कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन ई। पढ़ो, सोहन अवस्थी के बारे में पढ़ो, है ना, और सोहन अवस्थी के बारे में पढ़कर बताओ सोहन अवस्थी के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पढ़ो कौन सा ऑप्शन बेहतर है सोहन अवस्थी के लिए।
चलिए साहब बताओ सोहन अवस्थी के बारे में, क्या सोहन अवस्थी लड्डू खिला पाएंगे कि नहीं खिला पाएंगे? हैं? देखो हमारी 5 कंडीशन थी, देखते हैं सोहन अवस्थी इन 5 में से कितनी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। हमारी टोटल 5 कंडीशन थी, 5 शर्तें हैं। सोहन अवस्थी का जन्म 8 जून 1987 को हुआ, यानी कि 2010 को इसकी उम्र क्या होगी लगभग? सर 2010 तक इसकी उम्र होगी 23 साल, यानी कि जो दूसरी कंडीशन है वो सही है, क्योंकि बच्चे की जो उम्र है वो 21 और 28 साल के बीच में होनी चाहिए, ये लगभग 23 साल का होगा, यानी कि दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही है। उन्होंने चयन परीक्षा और व्यक्तिगत में 55% मार्क्स प्राप्त किए, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस और पर्सनल इंटरव्यू में दोनों में 55% है, यानी कि दोनों कंडीशन फॉलो हो गई, क्योंकि यहाँ 40-50 होने चाहिए थे। चलिए साहब, तो बेटा दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई, चौथी भी फॉलो हो गई, 5वीं भी फॉलो हो गई। वह 50,000 रुपए की जमानत राशि का भुगतान कर सकता है। बेटा 50,000 रुपए का भुगतान कर सकता है। तीसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई, तीसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में 68% मार्क्स किए और 59% ग्रेजुएशन में। बेटा ग्रेजुएशन में 59 है, यानी कि पहली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, लेकिन जो इसकी उपशर्त है कि इसके बदले पीजी में कम से कम 65% होनी चाहिए, वो फॉलो हो रही है, इसकी उपशर्त फॉलो हो रही है। तो ये केस किसको भेज दिया जाएगा? दोबारा भेज दो, डाउट विद ऑप्शन। तो ये केस किसको भेज दिया जाएगा? ये केस भेज दिया जाएगा जीएम को। इफ द केस इज टू बी रेफर्ड टू जीएम पर्सनल, यदि मामला जीएम कार्मिक को भेजा जाना है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भाई तुम सोहन अवस्थी लड्डू नहीं खिला पाए, तुम्हें जीएम के पास हमने भेजा है, अब जीएम डिसाइड करेंगे तुम्हारा क्या होगा। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अनुज के बारे में आपका क्या कहना है, बताओ। अनुज लड्डू खिला पाएंगे कि नहीं खिला पाएंगे? हाँ जी, क्या लड्डू अनुज खिला पाएंगे? देखो जरा, अनुज खिला पा रहे कि नहीं खिला पा रहे लड्डू? पांच कंडीशन थी, पहली कंडीशन, दूसरी। अनुज ने भी सॉरी बोल दिया, क्यों भाई? नहीं खिला पा रहे अनुज भी लड्डू है? अनुज ने भी सॉरी बोल दिया, क्यों भाई? अनुज ने भी सॉरी बोल दिया, अनुज भी लड्डू नहीं खिला पा रहे, क्यों भाई? 5 कंडीशन थी, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, 5वीं कंडीशन। अनुज सोरेन का जन्म 1984 में हुआ, तो 26 साल यानी कि एज उसकी हो गई कंप्लीट। उन्होंने ग्रेजुएशन में 58% मार्क्स, यानी कि पहली कंडीशन गलत हो गई, ग्रेजुएशन में 58% मार्क्स। 63% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन, इसकी जो उपशर्त भी वो भी फॉलो नहीं हो रही, ना तो ये वाली शर्त फॉलो हो रही, ना इसकी उपशर्त फॉलो हो रही। ठीक है, ना तो ये वाली शर्त फॉलो हो रही, ना इसकी उपशर्त फॉलो हो रही, इसलिए भैया सॉरी अनुज, बेटर लक, नेक्स्ट टाइम तुम किसी और जॉब के लिए ट्राई करो, तुम्हारा चयन नहीं हो सकता। इफ द कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड। ऑप्शन डी कैसे दे रहे हो भैया आप लोग? ये जीएम को थोड़ी रेफर होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में 58% मार्क्स है और पोस्ट ग्रेजुएशन में 63 है, तो ना तो बेटा ये वाली शर्त हो रही, ना ही इसकी उपशर्त फॉलो हो रही। इसका मतलब इस बच्चे का तो हो ही नहीं पाएगा ना सिलेक्शन। तो ऑप्शन सी आंसर होगा ना। आप में से बहुत कम बच्चों ने सी आंसर दिया, अधिकतर डी और ई आंसर दे रहे थे। भाई साहब डी आंसर क्यों दे रहे थे? जब ये कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रहा तो सिलेक्शन कैसे ले लोगे तुम इसका? है क्यों भाई, सिलेक्शन कैसे ले लोगे? 5 कंडीशन है, अनुज का सिलेक्शन तभी होगा जब ये इन 5 कंडीशन को फॉलो कर ले। अच्छा, 2 उपशर्त है ना, पहली उपशर्त इसकी है, दूसरी उपशर्त इसकी है। पहली उपशर्त है ग्रेजुएशन में, दूसरी उपशर्त है कि 50,000 रुपए नहीं दे रहा, इसके बदले वो साइन करने के लिए तैयार हो। लेकिन उपशर्त भी तो फॉलो नहीं हुई, तो सिलेक्शन कैसे हो जाएगा इस बच्चे का, ये बताओ तुम। है चलिए नेक्स्ट सीमा के बारे में आपका क्या कहना है? क्या सीमा मिठाई खिला पाएंगी कि नहीं खिला पाएंगी? क्या सीमा इन 5 शर्तों को फॉलो कर रही है, ये बताओ। क्या सीमा इन 5 शर्तों को फॉलो कर रही है?
क्या सीमा के ग्रेजुएशन में 60% है? क्या सीमा की उम्र 21 और 28 के बीच में है? हैं? क्या सीमा 50,000 रुपए देने को तैयार है? क्या सीमा के सिलेक्शन प्रोसेस में 40% मार्क्स हैं? क्या सीमा के क्या कहते हैं इंटरव्यू में 50% मार्क्स हैं? चेक करके बताओ सीमा की पांचों कंडीशन, जल्दी से चेक करके बताओ फटाफट से। हाँ जी, इन्फ्लेशन वाला 25 पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, शी इज रेडी 25 साल है तो ये दूसरी तो मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो ऐसे ही होगा तुम्हारा हाल। चलिए साहब, अब देखते हैं सीमा का जन्म 1985 में हुआ, यानी कि 2010 तक इसकी उम्र क्या है? 25 साल। 2010 तक इसकी उम्र 25 साल है तो ये दूसरी कंडीशन फॉलो कर ली इसने, है ना। नेक्स्ट, सी एस सीकर 65% मार्क्स इन ग्रेजुएशन में 65% मार्क्स है, पहली कंडीशन भी फॉलो हो गई। 70%, अच्छा हमें पीजी की जरूरत नहीं है, जब हमने ग्रेजुएशन में ले लिए तो हमें पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स की जरूरत नहीं है। अच्छा, शी इज रेडी टू पे 50,000 यानी कि 50,000 रुपए दे सकती है, तीसरी कंडीशन फॉलो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। शी हैज आल्सो सिक्योर्ड 45% मार्क्स इन द सिलेक्शन एग्जामिनेशन, उसके सिलेक्शन एग्जामिनेशन में 45% है, ये भी कंडीशन फॉलो कर ली उसने। लेकिन बेटा उसके पर्सनल इंटरव्यू में कितने परसेंट मार्क्स हैं इसका जिक्र नहीं है, उसके पर्सनल इंटरव्यू में कितने परसेंट मार्क्स हैं इसका जिक्र नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि दिया गया डाटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, बाबूजी निर्णय नहीं ले सकते तुम निर्णय कैसे ले दोगे कि उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा? तुम्हें पता है उसके पर्सनल इंटरव्यू में कितने मार्क्स हैं? तो जब तुम्हें पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स ही नहीं पता तो डेटा इनकम्प्लीट है भाई। तो इफ द डेटा प्रोवाइडेड आर नॉट एडिक्वेट टू टेक अ डिसीजन, क्या तुम इस दिए गए डेटा से डिसीजन ले सकते हो? तुम कैसे बता सकते हो कि उसके पर्सनल इंटरव्यू में मार्क्स नहीं होंगे, उसका सिलेक्शन नहीं होगा? तो बाबू पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स तो दिए नहीं है ना, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है इफ द डेटा प्रोवाइडेड आर नॉट एडिक्वेट टू टेक अ डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए बेटा, अब पढ़ो पांचों कंडीशन। 52% जबकि पर्सनल इंटरव्यू में 50 हो। अभिनव घोषाल ने व्यक्तिगत, है ना, अभिनव घोषाल है सीक्योर्ड 52% मार्क्स इन द पर्सनल इंटरव्यू। बेटा पर्सनल इंटरव्यू में 52% जबकि पर्सनल इंटरव्यू में 50 होने चाहिए, तो पांचवी कंडीशन फॉलो हो गई। 52% मार्क्स है पर्सनल इंटरव्यू में, पांचवी कंडीशन फॉलो हो गई। 40% मार्क्स इन सिलेक्शन एग्जामिनेशन, चौथी कंडीशन फॉलो हो गई। ही हैज पेड 25,000 एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही क्योंकि 25,000 नहीं चाहिए, 50,000 चाहिए, 50,000। अच्छा, ही कैन साइन अ बॉन्ड ऑफ 1 ईयर, यानी कि इसकी जो उपशर्त है वो उसने फॉलो कर ली। ही वॉज बोर्न ऑन 1984, यानी कि 2010 को उसकी उम्र होगी लगभग 26, यानी कि एज भी क्वालिफाई है। ही हैज सिक्योर्ड 63% मार्क्स इन ग्रेजुएशन में 60 चाहिए, 63 है, ये भी सही है। तो इस बच्चे ने सारी कंडीशन फॉलो करी है सिवाय तीसरी की उपशर्त फॉलो कर ली इसने। इसका मतलब नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बच्चे को किसके पास भेज देंगे? बेटा इसकी उपशर्त वाले को तो जीएम के पास भेजना था, लेकिन इसकी उपशर्त वाले को हमें किसके पास भेजना था? इफ द केस इज टू बी रेफर्ड टू ईडी पर्सनल, यानी कि यदि मामला ईडी कार्मिक को भेजा जाना है तो ये मामला किसको भेजा जाना है? ईडी को भेजा जाना है ना, ये मामला ईडी को भेजा जाना है। तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। चलिए, नमिता जायसवाल, अभी तक किसी ने भी लड्डू नहीं खिलाए, अभी तक किसी ने भी लड्डू नहीं खिलाए हैं, किसी ने भी नहीं खिलाए। नमिता जी आप ही लड्डू खिला दो, हैं? देखना जरा, क्या नमिता जी लड्डू खिला सकती हैं? हाँ, तुम तो बढ़िया हो रहा है, लेकिन बारिश गिर नहीं रही। नमिता है सिक्योर 62% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, पहली कंडीशन फॉलो कर ली। 52% मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू, पांचवी कंडीशन फॉलो कर ली, गिर नहीं रही। नमिता है सिक्योर 62% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, पहली कंडीशन फॉलो कर ली। 52% मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू, पांचवी कंडीशन फॉलो कर ली। शी वाज बोर्न ऑन 1983, है ना, यानी कि 2010 को लगभग 27 साल, 21 और 28 के बीच में होनी चाहिए, ये भी कंडीशन फॉलो हो गई। 50,000 रुपए का बॉन्ड दे सकती है, ये भी फॉलो हो गई। 46% मार्क्स है सिलेक्शन एग्जामिनेशन में, ये भी। तो भैया नमिता खिलाएंगी लड्डू। इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड, तो नमिता है जो जाके सेलेक्ट हुई है। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन नमिता। अब ये अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। ये कुछ अलग शर्त दी गई है, आप इन शर्तों को पढ़ो,
कि क्या क्या शर्त है, इन शर्तों को खुद पढ़ के खुद समझने की कोशिश करो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप इन शर्तों को खुद समझो कि ये किसकी शर्त है, क्या कहना चाह रहा है आपसे। पहली शर्त क्या है कि 2009 को उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। भैया कम से कम 30 साल का होना चाहिए 2009 तक, कम से कम 30 से कम नहीं हो सकता, ज्यादा चलेगा कम नहीं चलेगा। 2009 को कम से कम 30 का हो जाना चाहिए, 30 से कम नहीं चलेगा, ज्यादा चलेगा। नेक्स्ट, हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट, हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा इन मार्केटिंग, बेटा 60% मार्क्स होने चाहिए पीजी में, और पीजी किस में होना चाहिए, पीजी में या फिर डिप्लोमा इन मार्केटिंग में 60% मार्क्स चाहिए कम से कम, पीजी या फिर डिप्लोमा इन मार्केटिंग में। अगला, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 5 साल का, किसमें, मार्केट डिवीजन, मार्केटिंग डिवीजन में कम से कम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। तो इफ द केस ऑफ कैंडिडेट हु सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन एक्सेप्ट, अगर मान लो कोई ऐसा उम्मीदवार है जो ये सारे मामले, सारी शर्तों को पूरा करता है, सिवाय, सिवाय किसके, ये बाद में देखेंगे, सिवाय चौथी शर्त के और सिवाय दूसरी शर्त के, तो ये हमारी उप शर्त है, इनको बाद में देखेंगे। पहले हम पांचों शर्तों को दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त उसकी ये है, पहली शर्त ये है कि उसकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए, उम्र कम से कम 30 होनी चाहिए, 30 से ज्यादा भी, कब, 2009 को। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है कि कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में कम से कम 55 होने चाहिए, 55 से ज्यादा भी चलेगा। तीसरी कंडीशन है कि पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा इन मार्केटिंग, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा इन मार्केटिंग में कम से कम कितने परसेंट होने चाहिए, 60% होने चाहिए, कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। और चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन है कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग डिवीजन में, है ना, मार्केटिंग डिवीजन में, मार्केटिंग डिवीजन में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 इयर्स एक्सपीरियंस कम से कम, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पांचवी कंडीशन क्या है कि 45% मार्क्स होने चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस एग्जामिनेशन में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए, कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस एग्जामिनेशन में, ठीक है। 1-2 नंबर से रुक जाता, प्रैक्टिस करो बेटा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। ये पांचों कंडीशन जिसकी फॉलो हो रही है ना, उसको कोई जॉब मिलेगी। कौन सी जॉब मिलेगी, कौन सी जॉब मिलेगी, सेलेक्ट हो जाएगा वो कैंडिडेट, पता नहीं कहां सेलेक्ट होगा, लेकिन जिसने पांचों कंडीशन फॉलो कर ली वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ उपशर्त दे रखी है। पहली जो उपशर्त है बेटा वो चौथी कंडीशन पे है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सारी कंडीशन फॉलो कर रखी है सिवाय चौथी के, यानी कि उसको एक्सपीरियंस नहीं है 5 साल का, बट इसकी बजाय क्या है, बट हैज पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 इयर्स एज अ डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर। मतलब अगर मान लो 5 साल के एक्सपीरियंस की जगह उसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, किसमें, डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर में, डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर में, तो द केस इज टू बी रेफर जीएम मार्केटिंग। तो ये जो इस बच्चे का केस है ये जीएम को भेज दिया जाएगा, इस बच्चे का केस किसको भेज दिया जाएगा, जीएम को भेज दिया जाएगा। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अच्छा ये उपशर्त किस पे लगेगी, दूसरी कंडीशन पे। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके सारी कंडीशन फॉलो है सिवाय ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स के, तो इसकी जगह क्या है सिक्योर एटलीस्ट 65% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा इन मार्केटिंग। बेटा इसकी जगह अगर उसके 65% मार्क्स है किसमें, पीजी या फिर डिप्लोमा इन मार्केटिंग में, या फिर डिप्लोमा इन मार्केटिंग में, अगर 65% मार्क्स है तो ये जो बच्चे का केस है ये वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा, ये वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा केस। अब आप समझ गए, पांचों कंडीशन को समझ गए, दोनों उपशर्तों को बहुत अच्छे से समझ गए, पांचों कंडीशन दोनों उपशर्त आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए साहब, तो अब आपको ये नवीन मराठे के बारे में जानकारी दी गई है। अब नवीन मराठे के बारे में बताओ पढ़कर, क्या नवीन मराठे का चयन होगा या नहीं होगा, नवीन मराठे का चयन होगा कि नहीं होगा, ये बताओ फटाफट से। नवीन मराठे के बारे में पढ़ो और पढ़कर बताओ नवीन मराठे को आप चुनोगे कि नहीं चुनोगे सिलेक्शन के लिए।
नवीन मराठे के बारे में क्या कहना है आपको? हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, नवीन मराठे वॉज बॉर्न 1975। बेटा कम से कम उम्र 28 साल की होनी चाहिए 2009 को। तो इनकी उम्र कितनी है? ज्यादा, कम से कम 28 कितनी होनी चाहिए उम्र? कम से कम 30 साल होनी चाहिए। तो 30 साल से ज्यादा है 2009 को, है ना? 2009 34 साल की उम्र है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। अच्छा, ही हैज सीक्योर्ड 60% मार्क्स इन बोथ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन मार्केटिंग। तो हाँ, 60, 55 और 60 थे ना, तो दूसरी और तीसरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ही हैज बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 6 ईयर इन मार्केटिंग डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, चौथी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ही हैज सीक्योर्ड 50% मार्क्स इन सिलेक्शन प्रोसेस। तो भाई साहब इन्होंने तो पहली बार में मिठाई खिला दी, क्या बात है। तो इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड, नवीन मराठे जी तो सिलेक्शन हो गया, पहली बार में इन्होंने मिठाई खिला दी हमें। बताओ, दिव्या कोहली के बारे में आपका क्या कहना है? दिव्या कोहली, हाँ जी, ये विराट कोहली की छोटी बहन है। दिव्या कोहली विराट कोहली की बहन है, दूर की बहन है ये, ठीक है, बहुत दूर की है। इनके बारे में आपका क्या कहना है? दिव्या कोहली 65% अंकों के साथ मार्केटिंग डिवीजन में often Divya Kohli has been working for the past 5 years in the marketing division of an organization after completing her post graduation diploma in marketing with 65% marks। तीसरी और दूसरी दोनों कंडीशन नहीं, तीसरी और चौथी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन और एक्सपीरियंस, ठीक है, ओके। शी हैज सीक्योर्ड 55% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, पहली कंडीशन ग्रेजुएशन में कितने चाहिए? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ग्रेजुएशन में चाहिए 55 और पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहिए 60, 55-60। अच्छा, 55-60, तो 55 मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, जो कि है, और 65% मार्क्स किसमें है? डिप्लोमा मार्केटिंग, तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 50% किसमें है? सिलेक्शन प्रोसेस में, पांचवी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पैदा हुई है 79 में 2009 को, उनकी उम्र क्या होगी? 2009 30 साल की होगी। लेकिन बेटा ये 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल 21 और 10, एक सेकेंड, उनकी जो उम्र पूछी गई है वो कब पूछी गई है? 1 मार्च 2009 को कम से कम 30 वर्ष आयु की। 1 मार्च 2009, 1 मार्च 2009, ठीक है। 1 मार्च 2009, तो बेटा 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1, 1 दिन 1 महीना, और ये कितना हो गया? उल्टा घटा दिया क्या मैंने? हाँ, उल्टा घटा दिया। 2009 ऊपर आएगा, 3 ऊपर आएगा, 1 मार्च ऊपर आएगा, और 1979 नीचे आएगा, 4 नीचे आएगा, 2 नीचे आएगा। तो बेटा 1 में से 2 तो माइनस होगा नहीं, 1 में से 2 तो माइनस होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये अप्रैल में है, तो ये जो है ना 2 अप्रैल को 30 साल की होगी। ये 2 अप्रैल 2009 को 30 साल की होगी, 2 अप्रैल 2009 को 30 साल की होगी। यानी कि 1 मार्च 2009 को ये 29 साल की है, यानी कि 1 मार्च 2009 को ये 30 साल की नहीं है। तो बेटा एज क्वालिफाई नहीं कर पाई। और एज की कोई सब कंडीशन दे रखी है क्या? कोई उपशर्त दे रखी है एज के लिए? है एज के लिए कोई उपशर्त है? ये बताओ सर, एज के लिए कोई भी उपशर्त नहीं है, एज के लिए नहीं है ना कोई भी उपशर्त। कहां पहुंचे हम?
जो हमारी उपशर्त दे रखी है, तो ये क्या हो गया? हाँ जी, जो उपशर्त दे रखी है वो ग्रेजुएशन और 50,000 रुपए। नहीं यार, ये कहाँ गई? जो उपशर्त है वो ग्रेजुएशन। अरे जी, क्या हो रहा भाई? ग्रेजुएशन, फिर वही आ गया, ये कॉपी पेस्ट हो गए, क्या हो गया? ये क्या हो गया? हम तो घूम रहे हैं वही। हाँ जी, अबे यार, ये रहा। तो इनकी एज की कोई उपशर्त नहीं थी। इफ द कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड, इफ द कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड। चलिए साहब, ये गायब हो गया यार क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ गायब हो गए? ये क्या हो गया? कॉपी पेस्ट हो गए, प्रश्न उत्तर कैसे गायब हो गए? मिक्सअप कैसे हो गया? 8वां क्वेश्चन। अरे यार, ये हमारी क्लास पीएनजी को क्या हो गया? ये है 8वां क्वेश्चन। बताओ, सुरेश मेहता के बारे में आपको क्या कहना है? सीकर 50% मार्क्स इन, मेरे ख्याल से सुरेश मेहता, मेहता ग्रुप के मालिक हैं ये सुरेश मेहता। 58% अंक प्राप्त किए हैं, है ना, ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में 58% अंक है, जबकि ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स होने चाहिए थे? ग्रेजुएशन में होने चाहिए थे कुछ मेरे ख्याल से 50-55 होने चाहिए थे। दूसरी कंडीशन है सेटिस्फाई। ही वाज बोर्न ऑन 1975, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ही हैज सीकर 50% मार्क्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस। देखो, बाकी तो कुछ सिलेक्शन प्रोसेस में दे रखे हैं, बाकी कोई भी जानकारी हमारे पास है नहीं। तो कोई भी जब जानकारी है ही नहीं हमारे पास, तो इफ द कैंडिडेट, इफ द केस नहीं, इफ द केस इज टू नहीं, इफ द डेटा आर इनएडिक्वेट टू टेक अ डिसीजन। भैया हम डिसाइड कैसे करें ये बताए? डिसाइड कैसे करोगे कि इसका चयन? अच्छा, नीचे भी दे रखी है। ओह, एक सेकंड, नीचे भी जानकारी दे रखी है, नीचे भी। ही हैज बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 7 ईयर इन द मार्केटिंग डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। चौथी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कंप्लीटिंग हिज पोस्ट ग्रेजुएशन 62% मार्क्स, यानी कि तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो भाई साहब, ऑप्शन बी, इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड, इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड, इट्स। यार ये घूम कैसे रहे? ये बार बार 6-7 यार, क्लास पीएनजी कैसे अपलोड होगी तुम्हें? तो गड़बड़ हो गई सब। चलो कोई बात नहीं, कुल मिला के आप लोग समझ गए ना डिसीजन मेकिंग में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। हाँ, दोबारा एक पीएनजी लगा लेता हूं मैं। यार अब भी नहीं आ रही है, तो दोबारा लगाने के बावजूद भी। चलो, बोर्ड ही खराब हो गया, गड़बड़ हो गई कुछ इसमें। चलो कोई बात नहीं, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है ना। आप समझ ही गए डिसीजन मेकिंग में आपको करना क्या है। बस इतना ही करना है कि आपको दे रखी होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा होगा, उस क्राइटेरिया को पढ़कर आप बताना कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। कुछ उपशर्त और आपको दे रखी होंगी। क्या दे रखी होंगी? उपशर्त, सब कंडीशन, उनको और ध्यान से पढ़ लेना। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।